हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब देखिए पिछले वीडियो में हमने सरल आवर्त गति, तरंग, आवर्तकाल ये सब देख लिया। तो उसमें जो है सरल आवर्त गति में थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए जब कोई कण माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, ये सब बताया गया है, सरल आवर्त गति होती है। तो इसमें प्रैक्टिकली देखिए कब वेग ज़्यादा होता है, कब त्वरण ज़्यादा होता है, कब विस्थापन ज़्यादा होता है, ये समझ लेते हैं। जैसे ये हमने बताया था ना कि इसमें जो है इस प्रकार से ये ए से बी तक इस प्रकार गति करता है। तो यहाँ पर जब हम देखिए ऐसे पकड़ करके एक तरफ और जब इसको खींच करके जब यहाँ छोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, तो अभी तो वेग शून्य है, वेग शून्य है, जब छोड़ेंगे तो इसमें वेग आ गया। तो इस प्रकार से ये घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब पहुँचेगा, यानी दूसरे किनारे पर जहाँ पर आयाम अधिकतम होता है, वहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए वेग यहाँ पर कम होगा, यहाँ वेग कम होगा, और यहाँ देखिए वेग बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ अधिकतम हो जाएगा वेग और फिर घटने लगेगा। देखिए घटने लगेगा, क्यों? क्योंकि त्वरण अंदर की ओर कार्य करता है, त्वरण अंदर की ओर कार्य करता है जो दूर नहीं जाने देगा, और जब दूर नहीं जाने देगा तो वेग धीरे धीरे कम होगा। तो वेग कहाँ ज़्यादा होगा? माध्य स्थिति में वेग अधिक होगा, और ये धीरे धीरे देखिए वेग यहाँ घटता जाएगा, यहाँ वेग शून्य हो जाएगा और वहीं से फिर से वापस लौट आएगा। यहाँ वेग अधिकतम होगा, फिर वेग शून्य हो जाएगा, फिर वेग जो है बढ़ेगा, बढ़कर अधिकतम होगा। ये प्रक्रिया होती है। अब विस्थापन समझ लीजिए। देखिए माध्य स्थिति से, ये माध्य स्थिति के सापेक्ष जो स्थिति में परिवर्तन होता है वो विस्थापन है। अब देखिए स्थिति में परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये इधर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो माध्य स्थिति से जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा विस्थापन बढ़ता जाएगा, है ना। तो अधिकतम बिंदु पर यहाँ जहाँ आयाम अधिकतम है, अधिकतम विस्थापन है, और ये यहाँ विस्थापन शून्य हो जाएगा, फिर विस्थापन बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से इसमें दोनों सिरों पर जो है क्या होता है, विस्थापन और त्वरण अधिक होता है, और बीच में जो है क्या होता है, वेग अधिक होता है। चलिए अब आगे देखते हैं तरंग गति। तरंग गति क्या है? किसी माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया तरंग गति होती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने, विक्षोभ मतलब समझिए जैसे एक सिरे पर रस्सी को बांध करके दूसरे सिरे पर झटक देंगे, जब थोड़ा जोर लगाएंगे विक्षोभ उत्पन्न करेंगे, समझिए जो बल लगाएंगे उससे विक्षोभ उत्पन्न होगा। तो विक्षोभ जब उत्पन्न करते हैं तो वही देखिए रस्सी में इस प्रकार से आगे बढ़ता है ना। तो देखिए ये इस प्रकार से ये रस्सी में ये रस्सी बंधी हुई, इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, ठीक। तो ये विक्षोभ देखिए क्रमशः आगे बढ़ रहा है। तो ये जो आगे बढ़ रहा है इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। किसी माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। अब तरंग गति दो प्रकार से होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या क्या? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ये हमने यहाँ एग्जाम्पल जो दिया है ये अनुप्रस्थ तरंग का है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है समझिए, वही बात, एक सिरा को बांध करके विक्षोभ उत्पन्न कराएंगे तो इस प्रकार से रस्सी में ये तरंगे आगे बढ़ेंगी। तो इसमें देखिए तरंग किधर जा रही है, इधर की ओर तरंग की गति हो रही है ना, तरंग की गति। और ये कंपन किधर हो रहा है, ऊपर और नीचे। ये कंपन की दिशा किधर है, ये है, ठीक। तो जब तरंग संचरण की दिशा, तरंग के गति की दिशा, संचरण की दिशा या गति की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा कणों के कंपन की दिशा के क्या है, देखिए लंबवत हो, तो वो क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार सुनिए कि वे तरंगे जिनमें तरंग के संचरण की दिशा कणों के कंपन की दिशा के क्या हो, लंबवत हो, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण समझ लीजिए। जैसे अभी हमने बताया कि रस्सी के एक सिरे को बांध करके झटक देंगे तो जो तरंगे उत्पन्न होंगी अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा, जल में, जिस शांत जल है उसमें पत्थर फेंक दीजिए, क्या किए, पत्थर फेंकिए, तो वो तरंगे इस प्रकार से निकलती है ना चारों तरफ, वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए तरंगे इस प्रकार आगे बढ़ेंगे ऐसे, है ना, तो तरंग इस प्रकार बढ़ रही है, कंपन ऊपर नीचे हो रहा है, लंबवत है, तो अनुप्रस्थ तरंगे। और अगला देखिए, ये गिटार या सितार जो भी होता है, इसमें जो है कंपन जब कराते हैं, देखिए इसमें स्ट्रिंग लगी होती है ना, तो स्ट्रिंग में जब झटक देंगे, एक तरफ थोड़ा जोर लगाएंगे, विक्षोभ उत्पन्न करेंगे, तो वो क्या होता है, माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करने लगता है, और इसमें से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं,
इनके कंपन से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब समझ लीजिए अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, ठीक उसी प्रकार से देखिए, इसी का थोड़ा सा परिवर्तित कर देंगे। देखिए तरंग संचरण की दिशा कणों के कंपन के लंबवत है तो क्या है, अनुप्रस्थ है। और जब तरंग संचरण की दिशा कंपन की दिशा में हो तो वो अनुदैर्ध्य होता। अनुदैर्ध्य यानी दिशा, तो तरंग के संचरण की दिशा जो है कणों के कंपन की दिशा में जब हो तो वो क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब देखिए इसका उदाहरण समझ लीजिए, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक सिरे को हम एक तरफ बांध देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ। अब इसमें जब खींच करके छोड़ देते हैं या खींच देते हैं, इसमें विक्षोभ उत्पन्न कराते हैं, तो ये क्या होता है, देखिए ये स्प्रिंग में कहीं कहीं ये पास पास हो जाती हैं और कहीं कहीं इस प्रकार से दूर दूर हो जाती हैं। थोड़ा दूर बनाएंगे ये, ठीक, ये इस प्रकार से। तो इसमें ये जो तरंगे देखिए, इसमें कंपन इस प्रकार से हो रहा है, तरंगे इस तरीके से चल रही हैं। तरंग संचरण की दिशा और कंपन की दिशा दोनों सेम है, यानी तरंग की गति की दिशा या कह लें तरंग संचरण की दिशा, ठीक, और कंपन की दिशा भी यही है। तो जब वे तरंगे जिनमें तरंग के संचरण की दिशा कणों के कंपन की दिशा में हो तो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक। तो एक उदाहरण हमने देख लिया कि स्प्रिंग के एक सिरे को बांध करके उसमें खींच करके छोड़ते हैं तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसके अलावा ये जो जितनी ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे जितनी भी हैं वे सभी क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे इसमें उत्पन्न होती हैं तो देखिए कहीं कहीं जो है, देखिए यहाँ जहाँ पास पास है, ये पास पास वाला जो है ये क्या होता है, संपीड़न होता है। क्या होता है, संपीड़न। और ये दूर दूर जहाँ होता है ये क्या कहते हैं, इसको विरलन कहते हैं, ठीक। तो जहाँ संपीड़न होता है वहाँ घनत्व अधिक होता है, जहाँ विरलन होता है वहाँ घनत्व कम होता है। तो इसी प्रकार से देखिए ध्वनि तरंगे जब उत्पन्न होती है तो उसमें भी क्या होगा, संपीड़न बनेगा और विरलन बनेगा। फिर इस तरीके से संपीड़न विरलन, तो जहाँ संपीड़न होगा वहाँ पर वायु का घनत्व अधिक होगा और जहाँ विरलन होगा वहाँ वायु का घनत्व कम होगा। अच्छा, अभी हमने देखिए पिछले में नहीं बताया, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, दोनों की तुलना एक बार कर लेते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगे और इधर अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, तरंग के संचरण की दिशा कणों के कंपन की दिशा में हो। तो इसमें देखिए क्या बनता है, श्रृंग और गर्त बनता है। क्या बनता है, श्रृंग और गर्त। ऊपर जो है उसको क्या कहेंगे, श्रृंग कहेंगे, नीचे जो होगा इसको गर्त कहेंगे। तो यहाँ फिर से क्या बन गया, श्रृंग हो गया, श्रृंग गर्त ऐसे बनता जाएगा। तो इसमें आयाम जान लीजिए क्या होता है, माध्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन, ये हो गया हमारा आयाम, ठीक। ये क्या बन गया, आयाम ए, ठीक। और समान कला में स्थित कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होती है, यानी श्रृंग से इस श्रृंग की दूरी ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है ना। तो अब तो याद ही हो गया होगा, इसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। अनुप्रस्थ में लंबवत होता है, अनुदैर्ध्य में दिशा में होता क्या क्या, कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा। तो जब तरंग के चलने की दिशा कंपन की दिशा के लंबवत हो तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और जब तरंग के चलने की दिशा कंपन की दिशा दोनों एक होती है तो वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों में विरलन, जहाँ दूर दूर होते हैं विरलन बनता है, और संपीड़न, विरलन में घनत्व कम हो जाता है, संपीड़न में अधिक हो जाता है, ठीक। और अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ उत्पन्न होती हैं, देखिए स्प्रिंग में जब विक्षोभ उत्पन्न कराएंगे अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होंगी। इसके अलावा जितनी भी ध्वनि तरंगे हैं सभी क्या हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब अनुप्रस्थ तरंगे समझ लीजिए, इसमें क्या बनता है, श्रृंग और गर्त बनता है। माध्य स्थिति से एक तरफ विस्थापन आयाम होता है, दो समान कला में स्थित कणों के बीच की दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। तो और ये अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न कहाँ होती हैं, ये स्प्रिंग में ये रस्सी में विक्षोभ उत्पन्न कराएंगे तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जल की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसमें जब पत्थर फेंकते हैं जल में तो अनुदैर्ध्य तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब समझिए तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। देखिए तरंगे जो है इस प्रकार से चल रही है ना ऐसे, तो इनकी चाल जो ये हो गई।
अब तरंग दैर्ध्य क्या है, ये देखिए श्रृंग बन गया और यहाँ गर्त हो गया और फिर श्रृंग बनेगा। तो समान कला में स्थित कणों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। तो एक समान कला से देखिए श्रृंग से गर्त और पुनः श्रृंग बना, तो इतना समय जो है ये आवर्तकाल के बराबर होता है। या यहीं से समझ लीजिए एक चक्कर पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल होता है, पता है ना। तो यहाँ से देखिए चला ऐसे इस प्रकार से यहाँ पहुँच गया, तो एक चक्कर पूरा हो गया, है ना। ये एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है वो होती है तरंग दैर्ध्य। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया क्या, तरंग दैर्ध्य हो गया, है ना। और एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति होती है। तो चाल बराबर क्या होता है, याद रखिए, तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। या यहीं से समझ लीजिए चाल बराबर दूरी बटे समय ना। तो दूरी क्या है, देखिए ये तरंग दैर्ध्य दूरी समझ लीजिए, तरंग दैर्ध्य दूरी बटे समय। समय मतलब यहाँ आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल। और हम पिछले वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं कि 1 बटे आवर्तकाल बराबर आवृत्ति, या कह लीजिए आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बटे आवर्तकाल की जगह हम लिख सकते हैं आवृत्ति, और गुणे क्या मिल गया, तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो तरंग की चाल बराबर क्या हो गई, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। अब एक बात ये समझ लिए, तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुपाती है। आयाम मतलब माध्य स्थिति से एक तरफ विस्थापन। ठीक, तरंग की क्या याद रखना है, तरंग की तीव्रता, ये लिख देते हैं, तरंग की तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। ठीक, अब इसके बाद समझिए यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब ये देखिए 3 प्रकार से हैं ये यांत्रिक तरंगे। एक तो श्रव्य तरंगे, दूसरा अपश्रव्य और पराश्रव्य तरंगे। तो देखिए जो हमको सुनाई देती हैं ना, ध्वनि की वह ध्वनि जो हमको सुनाई देती है वो तरंग जो होती है वो श्रव्य तरंग होती है। तो श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। ये क्या है, श्रव्य तरंगे हैं। अब देखिए ये श्रव्य तरंगे हो गई। अब देखिए 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति वाली तरंग होती है वो अपश्रव्य होती हैं, ये भी हमको सुनाई नहीं देती हैं। ठीक, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें भी सुनाई नहीं देती हैं, वो क्या होती हैं, अपश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं वो भी नहीं सुनाई देती, ये क्या होती हैं, पराश्रव्य तरंगे। ठीक, अच्छा, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ होता है समझिए। देखिए गठिया रोग या मस्तिष्क या ट्यूमर का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। कहाँ, गठिया रोग या मस्तिष्क में जो ट्यूमर होता है उसका पता लगाने में किसका उपयोग होता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। समुद्र की गहराई और गहराई में जो भी चट्टानें, मछली, पनडुब्बी जो भी है उनकी स्थिति को पता लगाने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है इसका भी निर्धारण पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। ध्वनि की चाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं। देखिए ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या क्या, एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने क्या होता है, चाल और तरंग दैर्ध्य बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक, चलिए अब अच्छा देखिए यही बात प्रकाश के लिए भी होती है। देखिए प्रकाश जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसमें भी चाल और तरंग दैर्ध्य, ये अपवर्तनांक, प्रकीर्णन सब बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, वही चीज ध्वनि में भी है। अब ध्वनि की चाल जो होती है गैसों में सबसे कम होती है, द्रव में उससे अधिक होती है, ठोसों में सबसे अधिक होती है। अब वायु में देखिए, अब तीसरा पॉइंट ये याद रखिए कि वायु में
जलवाष्प बढ़ने पर, मतलब नमी बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है ना। बरसात के समय में आप जानते होंगे धीरे से बोलते हैं तब भी सुनाई देता ना, चिल्ला करके बोलिए तो और तेजी सुनाई देगा। तो बरसात के समय में क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती घट जाती, बताइए? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जलवाष्प बढ़ने पर ध्वनि की वेग बढ़ जाती है और दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ध्वनि की चाल, चौथा पॉइंट क्या याद रखना है कि ध्वनि की चाल जो है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब 0 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल समझ लीजिए। देखिए अभी हमने बताया कि गैसों में सबसे कम ध्वनि की चाल, गैसों में सबसे कम और द्रव में उससे अधिक, ठोस में सबसे अधिक होती है। अब 0 सेंटीग्रेड पर गैसों कह लीजिए या वायु में चाल कितनी होती है, 232 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जल में कितना होती है, 1460 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितने ताप पर, 0 सेंटीग्रेड। और लोहे में यानी ठोस में सबसे अधिक होती है, कितना होती है, 5100 कह लीजिए या 5100 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब एक फैक्ट और याद लिख लीजिए इस चैप्टर का, ये देखिए सरल लोलक जो होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है ये समझिए। सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई √L/G, ठीक है। यल क्या है, ये देखिए सरल लोलक ये इस प्रकार से है, भारहीन रस्सी है, इसमें छोटा सा कण लटका दिया गया है, इसको खींच करके छोड़ेंगे तो ये घूमता रहता है। तो ये लंबाई, इसकी रस्सी की लंबाई जो है ये यल है और इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है गुरुत्वीय त्वरण वो G होता है, ठीक है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर, ये याद रखिए, 2 पाई √L/G, ठीक है। और इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिए कि सेकेंड लोलक क्या होता है ना। सेकेंड लोलक वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो, वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो वो सेकेंड लोलक कहलाता है, ठीक है। वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो सेकेंड लोलक कहलाता है। तो ये चैप्टर इस प्रकार से पूरा हुआ। अब अगले चैप्टर में पूरा दूसरे वीडियो में देखेंगे।